वेलकम टू माय चैनल। आज हम बातें करेंगे कि इस टेक्सचर को हम कैसे मॉडलिंग करेंगे, कैसे उसका हम एटॉमिक पोजीशन रखेंगे, 2D मटेरियल को हम कैसे मॉडल करेंगे और उसको हम कैसे रिलैक्स करेंगे। और इसका रिलैक्सेशन वास्प में बहुत ही इजी है, क्योंकि वास्प में ऐसा ऑप्शन है ISIF जो होता है ना, उसमें बहुत सारे और टैग जो होता है ISIF उसके बहुत सारे वैल्यू हैं, जिसमें हम क्या करते हैं 2D को रिलैक्स करते हैं, 3D को रिलैक्स करते हैं और 1D को हम भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे ISIF अगर हम 4 रखते हैं तो उसका 4 रखने पर क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो लेकिन उसका लैटिस पैरामीटर रिलैक्स होगा, आयनिक रिलैक्सेशन होगा। तो ये सब हम रख करके जब रिलैक्स करेंगे तो 2D मटेरियल अपने आप ही रिलैक्स होकर के लैटिस पैरामीटर दे देगा आपको। और बॉन्ड लेंथ जो भी मटेरियल का लिटरेचर में रिपोर्टेड है वो ऑलमोस्ट मैच करता है, बहुत ही थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस होता है, 0.005 या 6 में डिफरेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं ईजिली। और जब 2D मटेरियल का मॉडलिंग हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जब डिफरेंट एप्लीकेशन पे जाना होता है तो हमें हेट्रोस्ट्रक्चर पे काम करते हैं। और कोई भी मटेरियल 2D मटेरियल किसी भी टाइप का 2D मटेरियल है, उसका अगर हमें नैनो ट्यूब बनाना है तो हम ईजिली बना सकते हैं। उसमें भी नैनो ट्यूब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम जिगजैग डायरेक्शन में बनाते हैं, कभी कभी हम आर्म चेयर डायरेक्शन में बनाते हैं। तो जैसा भी आपका 2D मोनोलेयर है उसके हिसाब से आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। और इसमें जब होता है ना कि क्या करते हैं, जब आपका 2D मोनोलेयर जब 1 एटम थिक लेयर है तब तो बहुत इजी है उसको बनाना, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोल कर दें आप। लेकिन जब आप 3 एटम या 2 एटम थिक होता है आपका मोनोलेयर, तो उसमें आपका होता है कि आप क्लॉकवाइज में चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में चाहते हैं, क्योंकि टॉप सरफेस पे आपका अलग एटम होगा, बॉटम पे अलग एटम होगा। तो उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इनर साइड में, इनर सर्कल में आपका अलग एटम आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो अलग एटम आएगा। तो आपके इच्छा अनुसार आप उसको फोल्ड कर सकते हैं नैनो ट्यूब बनाने के लिए। और क्वांटम डॉट हम कैसे बनाएंगे, उसके बाद ये जो 2D मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पर 2D मटेरियल को डेटाबेस बनाए हैं, वहाँ से आप ले भी सकते हैं। उसका पहले से उसमें डिफाइन है कि कौन सा मटेरियल डायनेमिकली स्टेबल है, एनर्जी के बेस पे स्टेबिलिटी उसकी है। तो वहाँ से हम इस वीडियो में बताएंगे कि वेबसाइट कौन सा है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि 2D मटेरियल हम बनाते हैं उसको कैसे हम मॉडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 2D मटेरियल मॉडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ASC सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ASC अगर सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है आपके साथ उसमें, तो ASC स्पेस GUI इंटर करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन होकर के आएगा। इसमें जाएंगे फाइल में न्यू ऑप्शन है, तो वहाँ पर करेंगे। तो न्यू में नहीं जाना है उसमें, क्योंकि विंडो ऑलरेडी खुला है। तो उसमें हम जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट सेल, क्योंकि हमें सेल की ज़रूरत है और लैटिस पैरामीटर होना चाहिए उसका। तो लैटिस पैरामीटर हम उसमें डिफाइन करेंगे, जैसे ए डायरेक्शन में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है जो मटेरियल है, हम इसमें मटेरियल्स का मॉडलिंग करना चाहते हैं, बोरान आर्सेनाइड 2D मोनोलेयर। तो इसको हम ए डायरेक्शन में हम दे देते हैं 3, और बी डायरेक्शन में हम इसी तरीके से 3 दे देंगे, क्योंकि जब हम 2D मटेरियल हम बना रहे हैं तो हेक्सागन हम बनाना चाहते हैं इसमें। तो हेक्सागन में क्या होता है, ए और बी दोनों इक्वल होता है, सी क्या करते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। तो वैक्यूम करना है, तो वैक्यूम के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 16 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं उसमें वैक्यूम। तो आपका ये सेल तैयार हो गया, जो फ्रेम है योर स्ट्रक्चर मटेरियल्स का जो फ्रेम करते हैं वो तैयार हो गया। लेकिन जब हम हेक्सागन बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, एंगल हम डिफाइन करते हैं। तो ए और बी जो एंगल होता है अल्फ़ा बीटा, वो दोनों 90 होते हैं, और जो गामा होता है वो 120 होता है हेक्सागन यूनिट सेल में। तो आपका फ्रेम हेक्सागन में ये अरेंज हो गया।
अब इसमें इस फ्रेम में हमें एटम को प्रेजेंट करना है। तो एटम को करना है तो आप एटम ऐड एटम में जाएंगे एडिट में। तो यहाँ पर आपको हम बोरान और आर्सेनाइड का हम डिफाइन करना है। तो जो भी आप इसमें चाहिए आपको जिसका मॉडलिंग करना है वो आप एटम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं बोरान आर्सेनाइड जो प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे उसको मॉडलिंग कर रहे थे। यहाँ पर सिंपल सा बी लिखेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर बोरान आ जाएगा। इसको हमें शिफ्ट करना है तो इसको कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम मीन्स मूव कर सकते हैं इसको। तो मूव करके इसको पोजीशन को हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो इसको यहाँ पर ले जा कर के आप छोड़ देंगे ऐसे। फिर आप जाएंगे एडिट में, फिर नया एटम को ऐड करेंगे। जैसे हम 12 बोरान आर्सेनाइड है तो आर्सेनिक एटम यहाँ पे करेंगे। तो आर्सेनिक एटम करके यहाँ पर चेक पोजीशन को यहाँ से हटा देंगे तो और ऐड कर देंगे। आपका आर्सेनिक वाला एटम आ गया। इसको भी हमें मूव करना है तो कंट्रोल एम करेंगे और इसको पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पर रैंडम आप कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि रिलैक्स होने के बाद ये अपना पोजीशन ऑटोमेटिक ले लेगा। इसमें बॉन्डिंग अभी करंट बॉन्डिंग देखना है तो कंट्रोल भी कर देंगे। तो इस टाइप का आपका दिखेगा। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे वैक्यूम यहाँ पर है जेड डायरेक्शन में, आप यहाँ पर एक्सिस देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे। तो इस प्लेन को अगर जो मोनो लेयर यहाँ पर है उसको सेंटर में आपको चाहिए तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा एटम सेंटर पे चला जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अब सेव कर लेंगे। इसको वास्प में रन कराना है तो इसको हम पोस्टकार में सेव कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हमें जो फाइलें चाहिए, जैसे यहाँ पर आपका पोस्टकार सेव हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बोरान आर्सेनाइड को नीचे यहाँ पर लैटिस वेक्टर के नीचे यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो बोरान का एक एटम है और आर्सेनिक का एक एटम है। इसको सेव कर देंगे। और इसमें पोटेंशियल फाइल इसका चाहिए, बोरान का चाहिए यहाँ पर पोटेंशियल फाइल और आर्सेनिक का। तो ये दोनों का पोटेंशियल फाइल है इसमें। तो अगर इसको हमें अगर देखना है कि इसमें कौन कौन से एटम है पोटेंशियल वाले फाइल में, तो ग्रैब करके आप देख सकते हैं। ग्रैब TITEL टाइटल लिखेंगे और पोस्टकार लिख देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरान का है और आर्सेनिक का है। और के पॉइंट चाहिए। के पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, ए और बी दोनों इक्वल है तो दोनों का सेम लेंगे के पॉइंट ए बी डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में वैक्यूम है तो 1 ले लेंगे। इंकार फाइल आप डिफाइन करेंगे। तो इंकार फाइल में हम यहाँ पर ग्लोबल पैरामीटर में जो आई स्टार्ट, जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अगर उसमें वेव फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। नॉन स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन करेंगे तो 1, उसके बाद एल रियल फॉल्स लिखेंगे। एनर्जी कट ऑफ को कैसे हम डिफाइन करें, इसको डिफाइन करने के लिए आप इसमें पोस्टकार में जो होता है EN मैक्स होता है, एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो इसको ग्रैब करके आप देख लेंगे EN मैक्स। तो जो EN मैक्स की वैल्यू होती है ना उससे थोड़ा आप ज़्यादा ले लेते हैं तो वो एनर्जी कट ऑफ चल जाता है। 318 है तो 300 से ज़्यादा आप 400 ले सकते हैं। तो इसमें इसलिए हम इंकार फाइल में तो सेफ साइड के लिए 500 ले लिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और वे फंक्शन फाइल नहीं जनरेट कराना है तो फॉल्स आप लिख देंगे। चार्ज भी नहीं जनरेट कराना है। और ऐड ग्रिड यहाँ पर ट्रू लिखेंगे कन्वर्जेंस के लिए। और PREC फास्ट कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल लिखेंगे। जब आप स्टैटिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक्यूरेट आप यूज करेंगे। तो हम इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पर आइजमर सिग्मा ये सब आप डिफाइन कर देंगे। और ये डिफरेंस एनर्जी जो हमारा इटरेशन होगा, 2 इटरेशन के बीच की एनर्जी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है 10⁻⁸। और यहाँ पर NSW 300 ब्रिलियन 2 यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कंजुगेट ग्रेडियंट अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। यहाँ पे CG मेथड है यहाँ पे है तो 2 यूज करेंगे। और यहाँ पर ISIF 4 लिखेंगे क्योंकि हमें जो 4 होता है 2D मटेरियल के लिए ही यूज करते हैं। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है।
इस जो यूनिट सेल है उसका शेप चेंज होगा और आयन रिलैक्सेशन, दो चीज़ें होती है। और जो फोर्स है EDIFF इतना यहाँ पर यूज किया गया है। तो आपको 4 फाइल यहाँ पर है, इंकार, के पॉइंट, पोस्कार और पोटकार फाइल। अब इसको हम क्या करेंगे, वास्प को हम मॉड्यूल लोड करेंगे। तो वास्प हम यूज करेंगे 5.4.4, इसको मॉड्यूल लोड कर देंगे। तो इसको हम कई तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे इंस्टॉल हुए हैं, गामा, NCL, STD में स्टैंडर्ड, किसी का भी रन कर सकते हैं। बल्क हो, 2D 1D किसी का भी। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन अगर आप करना है तो जैसे हमारा 2D मोनोलेयर जो है XY में है, तो आप इसको अगर रन कराते हैं तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा। स्पेशली 2D मोनोलेयर के लिए इंस्टॉल किया गया है। और अगर आपका 2D मोनोलेयर डिफरेंट डायरेक्शन में है, XZ में है, YZ में है, तो आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो हम STD में ही रन कराते हैं, तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है रिलैक्सेशन में। और ये रिलैक्स होकर के आपका इसमें क्या करता है, कांटकार फाइल देता है। जो कांटकार फाइल को हम देखेंगे कि कांटकार फाइल में क्या उसकी सिमेट्री आई है, उसका एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें रिलैक्सेशन के बाद। अब इसके बाद हम जब ये कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो हम इसका कांटकार फाइल पे जाएंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर जनरेट करके है, उसका बांड लेंथ कितना है, लेटिस पैरामीटर उसका कितना चेंज हुआ। हम इनिशियली अभी इसमें रखे थे 3 एंगस्ट्रम रखे थे, और इसका जो वैक्यूम था 16 एंगस्ट्रम था। तो वो क्या होगा, लेटिस वेक्टर और बांड जो यूनिट सेल का पैरामीटर है वो चेंज होगा इसमें, क्योंकि इसमें ISIF 4 यूज किए हैं। तो अपने हिसाब से चेंज करके आपको फाइनलाइज स्ट्रक्चर दे देगा। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर रिलैक्स हो गया है, और इसमें जब रिलैक्स होकर के फाइनल स्ट्रक्चर दे देता है तो लास्ट में यहाँ पर आता है रीच्ड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी स्टॉप स्ट्रक्चरल एनर्जी मिनिमाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर रिलैक्स हो जाए, ये स्टेप आ जाता है, तो उसके बाद आउटकार को आप इसमें ASC में ओपन कर सकते हैं। तो जितने भी जनरेट होकर के स्ट्रक्चर आया है वो कैसे मिनिमाइज हुआ है, यहाँ पर एनर्जी वर्सेस स्टेप यहाँ पर आ जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम बंद कर देंगे। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे रिलैक्स हुआ है स्ट्रक्चर। तो इसको कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो आपका बांड यहाँ पर बनेगा, और इसको सुपर सेल बना करके आप देख सकते हैं कि 2D मोनोलेयर कैसे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2D मोनोलेयर है, और इसको ओरिएंटेशन अलग देखना है तो कंट्रोल सिंपल सा आप X यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली प्लेनर स्ट्रक्चर है, और अलग डायरेक्शन में देखना है तो Y आप इंटर करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे रिलैक्स हुआ। प्ले कर देंगे, यहाँ पे प्ले करने पर क्या होगा, स्ट्रक्चर का दिखेगा मूवमेंट, कैसे इसका यूनिट सेल चेंज हो रहा है उसको, और फाइनलाइज दिखेगा यहाँ पे। तो इसको स्टॉप करके फर्स्ट और हम लास्ट देख सकते हैं कि रिलैक्स होकर के आ गया। तो इसमें लास्ट वाला आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिख रहा है, लास्ट वाला। इसमें आप देख सकते हैं इसका कि पैरामीटर क्या है, लेटिस वेक्टर क्या है, उसका लेटिस कांस्टेंट क्या है। तो ये जो बोरान आर्सेनाइड है इसका यहाँ पर आ रहा है 3.35 एंगस्ट्रम लेटिस कांस्टेंट, और A और B दोनों सेम है, 3.5 है। तो इसका लिटरेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर है, पब्लिश्ड पेपर है, जो इसका लेटिस पैरामीटर है A और B 3.39 है। तो इसके एक नियरेस्ट है 0.04 का ही डिफरेंस है, 0.03 का डिफरेंस है। तो आपका देख सकते हैं, और ये जो पेपर पब्लिश्ड है इसमें सूडो पोटेंशियल कुछ अलग यूज किया गया है, अलग कोड यूज किया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में ये यूज किए, इस पेपर में क्वांटम एक्सप्रेसो सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो लेटिस पैरामीटर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, 0.1 तक का वेरिएशन दिखता है। तो 0.003 तो ज़्यादा नहीं है,
और इसका जो बॉन्ड लेंथ है बोरान आर्सेनाइड का 1.958 है। तो आप इसमें देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ अगर आपको देखना है तो इसमें आर्सेनिक वाले एटम पे क्लिक करेंगे और बोरान वाले एटम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कॉर्नर पर 1.952 है, जो कि लिटरेचर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है 95 तक। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को आप इसका रिलैक्स कर सकते हैं और 5 से 7 मिनट लगता है इसका रिलैक्सेशन। और यहाँ पर आपका कांटकार फाइल जनरेट हो जाएगा। इस कांटकार फाइल को आप यूज कर सकते हैं स्टैटिक कैलकुलेशन के लिए। प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट टास्क निकाल सकते हैं, बैंड स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, जो भी आपको काम करना है जिस फील्ड में, इसमें आप काम कर सकते हैं। ये तो था कि प्लेनर स्ट्रक्चर था, उसको हम कैसे मॉडलिंग किए। और इसके बाद हम अलग अलग तरीके का भी हम मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे 3 एटम थिक मोनोलेयर, जैसे बहुत ही स्टैंडर्ड मोनोलेयर है। MOS2 टाइप का स्ट्रक्चर आपको मॉडलिंग करना है, कैसे उसको हम एटम को रखेंगे उसमें। तो उसके लिए हम जा सकते हैं इसमें सेम वही काम कर सकते हैं कि उसके यूनिट सेल में जाएंगे, 2D MOSH वाले में जाएंगे। इसमें पहले से इंकार के पॉइंट और पोर्टकार फाइल रखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ASC लिखेंगे और इसका हम मॉडलिंग करेंगे MOSCTE का। तो उसमें जो MOS2 का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तो सल्फ़र के प्लेस पे, एक सल्फ़र के प्लेस पे SC रखा गया है और दूसरे सल्फ़र के प्लेस पे T को रखे हैं। तो ASC GUI लिखेंगे तो यहाँ पर आपका एक पैनल ओपन होकर आएगा ब्लैंक। एडिट में जाएंगे और एडिट सेल में जाएंगे। अब इसमें हम उसमें सेम वही काम करेंगे कि लैटिस पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना उसका है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 आप लिख दीजिए इसको। तो इसका भी जो MOS2 का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल यूनिट अरेंजमेंट होता है, तो A और B दोनों सेम होगा। और मोनोलेयर की बातें कर रहे हैं तो इसका जो जेड डायरेक्शन में होगा वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम होगा तो यहाँ पर 16 एंगस्ट्रम इसको ले लेते हैं। तो आपका ये फ्रेम बन गया यूनिट सेल का। और जब हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है तो उसमें एंगल 90, 90, 120 होता है। तो आप हेक्सागन बना देंगे इसको। अब यहाँ पर एडिट में जा कर के हम ऐड एटम करेंगे। तो MOSCTE में इसमें 3 एटम है, इसमें रखेंगे मोनोलेयर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम MO को रखते हैं। MO का यहाँ पर पोजीशन कहीं भी रखेंगे तो ऐड कर देंगे इसको। तो इस MO को यहाँ पर Ctrl M प्रेस करेंगे और इस एटम को हम मूव करके यहाँ पर ले जाएंगे, कॉर्नर पे कर देंगे। तो इसको इस तरीके से ऐसे मूव कर देंगे। फिर हम दूसरे एटम को ऐड करेंगे, SC एटम को ऐड करेंगे। SC एटम को यहाँ पर प्रेस करके इसको हम ले जाएंगे, फिर इस दूसरे कॉर्नर पर ले जाएंगे। तो जो MOS2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, यहाँ पर एक कॉर्नर पे MO होता है और दूसरे कॉर्नर पे सल्फ़र के दोनों होते हैं। लेकिन इस केस में, हमारे केस में क्या है, दोनों अलग अलग एक जगह पे सल्फ़र के प्लेस पे सेलेनियम है और टेलुरियम है। तो तीसरा एटम आपका T हो जाएगा। इसको हम मूव करके ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे। और इसका जो MOS2 के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक क्या होता है इसमें 2H फेज होता है और एक 1D फेज होता है। तो अभी हम 2H की बातें कर रहे हैं, तो दोनों बना सकते, मॉडलिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम जब इसको मॉडल करते हैं तो एक एटम यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो इसको हम सबसे पहले सेंटर में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर में कर देंगे। तो इसको हम हल्का सा मूव कर देंगे ऊपर एक को, और दूसरा एटम को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो जो हमारा 2H का स्ट्रक्चर का मॉडलिंग होता है इस टाइप से होता है कि एक कॉर्नर पे MO को रख देंगे, यहाँ पे MO एटम होगा और दूसरे कॉर्नर पे
सल्फ़र और सिलीनियम होगा, जैसे कि ये दिख रहा है आपका। और इसको जब आप सुपर सेल बनाकर देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट इस टाइप से दिखेगा, ऐसे आपका। अभी तो ये रिलैक्स नहीं हुआ है, तो रिलैक्स नहीं हुआ इसलिए ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है। जब रिलैक्स होकर के आपका ये स्ट्रक्चर आएगा तो बिल्कुल ही सिमेट्री में दिखेगा, हेक्सागन अरेंजमेंट में दिखेगा। तो इसको हम सेव कर लेंगे पोस्टकार्ड फॉर्मेट में। तो पोस्टकार्ड फॉर्मेट आपका यहाँ पे सेव हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके फर्स्ट लाइन को हम नीचे लैटिस वेक्टर के नीचे पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो इसमें MOSE-TE के ऑर्डर में है स्ट्रक्चर, तो हम पोटेंशियल वाला फाइल जो आपका है इसमें भी हम उसी ऑर्डर में रखेंगे पोटेंशियल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MO है, सेलेनियम है और टेलुरियम है। और इसका जो आपका मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम में होता है ENMAX करके आप सर्च करेंगे पोटेंशियल फाइल में, तो आप देख रहे हैं 344 मैक्सिमम है मॉलिब्डेनम का। तो 344 से 25% आप ज़्यादा ले सकते हैं जो ये इंकार फाइल में। तो जैसे अभी के पॉइंट फाइल है, के पॉइंट को आप पहले देख लीजिए। के पॉइंट को देखने के लिए कैट के पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका के पॉइंट मॉनकॉस्ट पैक आप यूज करेंगे। और यहाँ पे 5515 हेक्सागन में ए बी इक्वल है तो 55 और सी में वैक्यूम है तो 1 ले लेंगे। और इंकार फाइल में मैंने सेम ही लिया है, तो आप पहले में देख चुके हैं कि क्या क्या इनपुट फाइल था इंकार फाइल में। तो 500 लिए हैं सेफ साइड के लिए। और आपका जो 2D मटेरियल है तो ISIF आप 4 ले लेंगे कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, केवल शेप और आयन ही रिलैक्स होंगे उसमें। तो ये सब इनपुट 4 इनपुट फाइल हो गया, इंकार, के पॉइंट, पोस्टकार्ड, पोर्टकार्ड। अब इसको हम रन करा देंगे। मॉड्यूल लोड तो पहले से कर चुके हैं, तो इसको रन करा देंगे। रन होने में ये भी 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेगा। उसके बाद जैसे रिलैक्स होकर के आपको लास्ट में लिखेगा रीच्ड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। उसके बाद हम देखेंगे इसको ASC में ओपन करके हम देखेंगे कि इसका जो ऑप्टिमाइज्ड टेक्सचर है उसका लैटिस पैरामीटर कितना आ रहा है, उसका बाउंड लेंथ कितना आ रहा है, MO और SC के बीच में कितना बाउंड लेंथ है, MO और TE के बीच में कितना बाउंड लेंथ है, तो पूरा हम देखेंगे। और उसको हम लिटरेचर जो है मिस पब्लिश्ड जो पेपर है उससे हम मैच भी करा करके देखेंगे कि कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो जब हम ISIF 4 यूज करते हैं तो लगभग सेम ही आता है, गुड एग्रीमेंट होता है जो पब्लिश्ड पेपर है, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो नए PhD ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि लैटिस पैरामीटर ऑप्टिमाइज करें, के पॉइंट को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तो उसकी हमें लगता है ज़रूरत नहीं है। तो आप सीखने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर जो भी मटेरियल मॉडलिंग कर रहे हैं तो हर मटेरियल्स के लिए आप वो सब चेक नहीं करना चाहिए। सिंपल से आप यूज करिए। ISIF 4 2D में काम कर रहे हैं और 3D में आप काम कर रहे हैं तो ISIF को हम 3 रख करके रिलैक्स करते हैं। वो आपका तीनों डायरेक्शन में आपका ABC में तीनों में रिलैक्स करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है ISIF 3 पर, और आपका आयन भी रिलैक्स होता है साथ साथ। और जब हम 2 यूज करते हैं ISIF 2 तो उसमें क्या करता है, वॉल्यूम को फिक्स कर देता है। वॉल्यूम को जब फिक्स कर देगा तो केवल आयन जो होते हैं अंदर के एटम होते हैं वही केवल रिलैक्स होता है अंदर। उसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम उसमें। और अभी तो जो वास्प के लेटेस्ट वर्जन है 6.5 में, उसमें तो ISIF के बहुत सारे फॉर्मेट आ चुके हैं कि आपका 7, 8, 9, 10 तक आ चुका है कि अलग अलग क्या आपको क्या पैरामीटर में वेरिएशन कराना है उसको आप उसमें रखिए ISIF को, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट।
अब स्ट्रक्चर रिलैक्स हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिच्ड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी हो गया है। तो अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे आउटकार फाइल। आउटकार फाइल में हम देख सकते हैं पूरी स्टेप जो भी रिलैक्सेशन हुआ अभी तक। तो स्ट्रक्चर रिलैक्सेशन होने के बाद आप SCGUI आउटकार फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर एनर्जी वर्सेस आपका स्टेप है। या आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 के बाद इसकी एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब आप स्ट्रक्चर आपका रिलैक्स हो गया है। और इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर वेरिएशन हुआ है। और इसको सुपर सेल बना करके आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हेक्सागन अरेंजमेंट आपका दिखेगा MO और SET में। तो इसको हम बांड बनाना है, तो बांड बना करके आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग बन रहा है 6 का, यहाँ पर 3 आपका टेलुरियम के हो जाएंगे और 3 आपके MO के हो जाएंगे। और इसके लेकिन दूसरे साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या है SE एटम है। तो नीचे साइड से भी आपका क्या बनेगा, रिंग बनेगा MO के साथ में और ऊपर जो है T के साथ में बनेगा। इसका हम यूनिट सेल पे देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा एंगल में वेरिएशन की वजह से आपका यहाँ पे जो 120 नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टेड एंगल है। तो इसको अगर सही करना है, क्योंकि हम इसको स्टैटिक कैलकुलेशन करके हम इसको देखेंगे कि स्टैटिक के बाद हम देखेंगे कि इसका बैंड गैप क्या है, जो भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम 90 होता है यहाँ पे और ये 90 से हल्का सा कम है तो इसको 90 कर देंगे। और ये 120 होता है तो इसको भी हम 120 कर देंगे। अब इसके बाद जब हम स्टैटिक कराएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, केवल ISF2 रख करके केवल आयनिक रिलैक्सेशन कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट पैरामीटर है वो लगभग 43 है, तो इसको हम 43 यूज करेंगे। तो आप इसको पोस्टकार फाइल में सेव कर लेंगे। इसको हम सेव कर लेंगे, रिलैक्स वाला पोस्टकार फाइल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कांटकार फाइल के बाद हम ये यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पोस्टकार फाइल रिलैक्स होकर के। तो इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं रिलैक्सेशन स्टेप। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कभी जब है आपका लाइट मटेरियल है तब तो बहुत ही 2 से 4 मिनट में मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन इसमें MO SET का थोड़ा सा हैवी है, इसका एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा थोड़ा सा स्टेप तक कैलकुलेशन हुआ, तो टाइम भी इसमें लगा, 15 मिनट लगा करीब। तो ये आपका रिलैक्स होकर के आपका आ गया पोस्टकार फाइल, यहाँ पर कांटकार फाइल आ गया, उसको हम चेंज करके रिलैक्स किया। अब इसको हम आप स्टैटिक, उसके बाद PDAS और जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे कि कैसे हम हेटेरोस्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब हेटेरोस्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 फाइल होना चाहिए, 2 मटेरियल होनी चाहिए, मोनोलेयर होना चाहिए, या बल्क में काम करते तो उसके 2 सरफेसेस होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, हेटेरोस्ट्रक्चर बनेगा। तो हेटेरोस्ट्रक्चर के लिए हमें 2 पोस्टकार फाइल चाहिए। एक पोस्टकार का नाम हम पोस्टकार 1 लेंगे और दूसरे का पोस्टकार 2 लेंगे। जैसे मैंने 2 अभी पहले से ही एक बोरान आर्सेनाइड का यूज कर यहाँ पर रिलैक्स करके आपको दिखाए, MO SET का दिखाए, तो ये दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको दूसरा मोनोलेयर, दूसरा मटेरियल है, एक तो हम बोरान नाइट्राइड लिए हैं, इसका भी हम मॉडलिंग करके आप अपने सिस्टम में देख सकते हैं। सिंपल सा वाइज ये बोरान नाइट्राइड का क्या होता है, मोनोलेयर प्लेनर होता है। तो आप 2 एटम उसमें रखेंगे हेक्सागन अरेंजमेंट में। और इसमें ब्लू फास्फोरिन हम लिए हैं, इसको भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा क्या होता है, हेक्सागन अरेंजमेंट ही होता है इसमें भी, लेकिन ये बकल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो फास्फोरस के 2 एटम यूनिट सेल में होते हैं, एक हल्का सा ऊपर होता है और एक हल्का सा नीचे होता है, दोनों के बीच में कुछ डेंगलिंग बॉन्ड होता है। तो एक पोस्टकार फाइल हमें इसका ले लिए फास्फोरस का। उसके बाद दूसरा जो आपका पोस्टकार फाइल है, यहाँ पर है इसका बोरान नाइट्राइड का लैटिस पैरामीटर और जेड डायरेक्शन में आपका वैक्यूम है। तो ये 2 मोनोलेयर आप ले लेंगे यहाँ पे। तो इसके पहले हम बातें करते हैं कि जो ये वास्पकिट सॉफ्टवेयर है, वास्पकिट सॉफ्टवेयर आप अगर वास्प में काम करते हैं तो
वास्पकिट सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अपने लैपटॉप में, अपने जो सुपर कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर वास्प लिखेंगे, यहाँ पे WASPKIT और डाउनलोड यहाँ पर जाएंगे। तो डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पर उसके नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे सोर्स वाला है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये आपका वास्पकिट डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यहाँ पर जाएंगे वास्पकिट का इंस्टॉलेशन। वास्पकिट आप क्लिक करेंगे, WASPKIT वास्पकिट यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा। तो यहाँ पर उसमें जाएंगे इंस्टॉलेशन वाले पेज पे। तो जब आपका डाउनलोड हो गया जैसे, तो डाउनलोड होने के बाद वो टार फाइल में आपका डाउनलोड होता है। तो टार को अनटार करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो टार स्पेस -ZXVF लिखेंगे और जो भी वर्जन आपका डाउनलोड हुआ है वो आप लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उस फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद आप उसमें एक इन्वायरमेंट वाली फ़ाइल होती है, ज़रूरी नहीं सेम ही नाम का होगा, चेंज भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट वाली फ़ाइल को आप क्या करेंगे, CP-F और इन्वायरमेंट वाली फ़ाइल को इसमें आप पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर वर्जन चेंज होता है तो इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे वो अलग होगा और इसमें वो चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वास्पकिट वाली फ़ाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं। एडिट करना इसलिए ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इसमें हम पोटेंशियल वाली फ़ाइल, इसमें उसका पाथ रख देते हैं। जैसे आप किसी लैपटॉप में या सुपर कंप्यूटर में सबका अलग अलग पाथ होता है, कहाँ पर सूडो पोटेंशियल वास्प का है, तो उसके लिए हम इसको एडिट करते हैं। नहीं तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ पर जैसे LDA का पाथ यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे PVE का, GGA का, ये सब पाथ कर देंगे। और पाइथन का जो आपका है इंस्टॉल जो है पाइथन 3 अनाकोंडा वाला, तो वो आप उसका पाथ दे देंगे कि कुछ फिगर जो आपको जनरेट कराना वास्पकिट में अपने आप से जनरेट हो जाता है इसमें। और यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। तो जब ये आप कुछ ये पाथ एडिट कर देंगे तो उसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप ये वाला आप इंटर करेंगे उसमें। ये वाला इंटर करने के बाद क्या होगा, आपका ये जो वास्पकिट है वो पाथ सेट हो जाएगा कि कहीं भी आप टर्मिनल में इंटर करेंगे वास्पकिट, तो आपका क्या होगा, कहीं से भी वास्पकिट ओपन हो जाएगा। और सोर्स स्पेस लिख करके आप ये इंटर करेंगे तो जो आप एडिटिंग किए हैं उसमें वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद जब ये स्टेप हो जाए तो आपका मतलब ये आपका वास्पकिट इंस्टॉल्ड हो गया है। जब आपका वास्पकिट इंस्टॉल्ड हो जाए उसके बाद आप इस टर्मिनल को जिसमें इंस्टॉल किए उसको बंद करेंगे। नए टर्मिनल में आप जाएंगे, उसमें जब आप लिखेंगे वास्पकिट तो आपका इंटर करेंगे तो वास्पकिट का जो भी वर्जन इंस्टॉल किया वो आ जाएगा। तो उसके बाद हम जाएंगे हेट्रो स्ट्रक्चर पे कि कैसे हम बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, नया टर्मिनल इसको ओपन करेंगे। इस टर्मिनल में यहाँ पे वास्पकिट लिखेंगे। तो जैसे इसमें वास्पकिट का वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है 1.51 इंस्टॉल्ड हुआ है। तो इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको क्या काम करना है, इनपुट फाइल जनरेट कराना है कि पाथ जनरेट कराना है, बैंड स्ट्रक्चर का, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं जो वास्प के साथ ही वास्प का आउटपुट फाइल ही लेता है, इनपुट फाइल बनाता है। प्री प्रोसेसिंग के लिए और पोस्ट प्रोसेसिंग दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो जो हमारा जो हेट्रो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें एडवांस स्ट्रक्चर मॉडल में आता है, तो इसमें हम यूज करेंगे 08। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 804 पे आपका क्या है कि दो आप स्पेसिफाइड स्लैब आप इसमें लिखेंगे और उसका वो हेट्रो स्ट्रक्चर बना करके आपको दे देगा। तो आप लिखेंगे 804 और यहाँ पर जो दो मोनोलेयर होते हैं उसका ज़रूरी नहीं कि उसमें एक लैटिस पैरामीटर सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है लैटिस पैरामीटर में। तो
तो उसमें अगर लैटिस वेरिएशन में वेरिएशन हो रहा है तो जब हम हेटेरोस्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, लैटिस मिसमैच कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो 5 से लेस देन तक अगर है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि ज़्यादा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएंगे, एक्सपेरिमेंट में उसमें माना जाता है। तो इसका हम 5% से कम तक लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर कह रहा है कि आप जो भी आप लैटिस मिसमैच रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इसमें हम 0.5 ले लेते हैं। 0.5 आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपका कह रहा है कि जो दोनों मोनोलेयर हैं, मतलब हेटेरोस्ट्रक्चर जो बनेगा उसके बीच जो मटेरियल है बोरान नाइट्राइड वाला और फास्फोरस, दोनों के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो इसमें हम 3 ले लेते हैं, 3 जनरली होता है। और इसका जो वैक्यूम जब बना करके हेटेरोस्ट्रक्चर देगा तो जेड डायरेक्शन वैक्यूम कितना लेना है तो इसको 16 कर देते हैं। इंटर करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको हेटेरोस्ट्रक्चर बना करके देगा। कुछ में क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, उसमें अलग अलग एंगल होगा। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं ना हेटेरोस्ट्रक्चर के, तो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या करेगा, वो बना करके देगा इसमें। तो उसमें से आपको जैसे किसी में लैटिस पैरामीटर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो सिस्टम आपको बेटर लगे कि ये बेटर हमारे सिस्टम कम एटम वाला जल्दी काम कैलकुलेशन हो जाएगा। आप जैसे हेटेरोस्ट्रक्चर में आप काम करना चाहते हैं तो उसका सोलर सेल एप्लीकेशन निकालना चाहते हैं, उसका हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस टाइप का इसका हेटेरोस्ट्रक्चर बनाने के बाद कैसा उसका सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर आता है। टाइप 1 सेमीकंडक्टर होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। तो ये लगभग 30 सेकंड में क्या करता है, जितने भी पॉसिबल हेटेरोस्ट्रक्चर होता है वो जनरेट करके दे देता है। तो अगर आपको देखना है, सभी देखना है तो ASC में आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें सुपर लैटिस लेकर के लिखेंगे, इसमें 2C नाम से जनरेट हुआ है इसमें, और 0 लिख करके स्टार लगा देंगे। तो स्टार का मतलब कि इस नाम से जितने भी फाइलें होंगे सब ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 128 हेटेरोस्ट्रक्चर जनरेट किया है, इसकी पॉसिबिलिटी इतनी थी। तो उतने हेटेरोस्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि उसमें कौन सा आपको लेना है, कौन सा स्ट्रक्चर लेना है। तो जो भी आपको लेना होगा, जैसे लास्ट वाला जो जनरेट किया है उसमें बहुत ही बड़ा यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ एटम आपको अगर देखना है तो इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो और यहाँ पर देख सकते हैं कि 133 बोरान का है, 133 नाइट्रोजन का और 162 फास्फोरस का है। तो बहुत ही बड़ा यूनिट सेल है। फर्स्ट वाला देखेंगे तो इसमें कम है, यहाँ पर आप देख सकते 31, 31, 38 है। तो इसमें हम 1 बाई 1 देखते हैं कि जैसे सेकंड वाला यहाँ पर है, थर्ड, फोर्थ। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर जो 5वां है उसमें नंबर ऑफ एटम 31, 31, 38 है, लेकिन इसका क्या है, A और B आप देख सकते हैं कि कैसा है उसका लैटिस पैरामीटर। तो A और B दोनों सेम है और C में वैक्यूम कर दी है तो यहाँ पर 20 है। तो ये थोड़ा सा बेटर है, A B से सेम है। और इसका साइड व्यू देखना है तो X या Y इंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं। तो आपका ये देख रहे हैं कि जो फास्फोरस नीचे का ये फास्फोरस वाला मोनोलेयर है, इसको क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं फास्फोरस। और जो ऊपर वाला ये मोनोलेयर है वो एक बोरान है, ये वाला बोरान है, और दूसरा वाला जो ब्लू वाला है वो आपका नाइट्रोजन है। तो ये आपका हेटेरोस्ट्रक्चर यहाँ पर बना करके दे देता है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे हेटेरोस्ट्रक्चर बनाए कम्बिनेशन के, तो जो भी कम्बिनेशन आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये सभी कम्बिनेशन में लैटिस मिसमैच जो आपका है 0.5 है, जो बहुत ही बेटर है, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इसको आप सुपर सेल बना करके भी देख सकते हैं कि ये पीरियाडिक है कि नहीं। तो जो भी ये स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे वो आपका पीरियाडिक ही दिखता है, यहाँ पे पीरियाडिक ही होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ही अरेंज करके देता है। तो आप देख सकते हैं कि हेटेरोस्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना करके दिया है, पीरियाडिक है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम जब हेटेरोस्ट्रक्चर आपका बन गया
तो नेक्स्ट पे हम आते हैं कि नैनो ट्यूब कैसे बनाएंगे। कोई भी आपका मोनो लेयर है, आपका जो रिलैक्स कर चुके हैं, और रिलैक्स करने के बाद आपका जो पोस्ट का कांटकार फाइल आता है, उस कांटकार फाइल को हम देखेंगे और उसका नैनो ट्यूब कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो MOSETE का रिलैक्स करके वहाँ से आप ले लिए यहाँ पे कांटकार फाइल को, तो उस कांटकार फाइल को हम क्या करेंगे, आप इसमें नया एक टर्मिनल ओपन करके देखेंगे कि जो आपका कांटकार फाइल यहाँ पर है। तो इस कांटकार फाइल को हम क्या करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका हेक्सागन यूनिट अरेंजमेंट है। तो हेक्सागन अरेंजमेंट को बना सकते हैं, उसको भी बना ही सकते हैं नैनो ट्यूब, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो हेक्सागन अरेंजमेंट है इसको हम चेंज करके रेक्टेंगल में चेंज कर दें। जैसे ये अब भी आपका है, तो इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो यूनिट हेक्सागन से हम चेंज करने के लिए वेस्टा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो वेस्टा हम इसको क्या करेंगे, मॉड्यूल लोड करेंगे। उसके बाद इस वेस्टा में हम इस कांटकार फाइल को ओपन करेंगे। ये कांटकार फाइल में ओपन हो गया और बहुत ही इजी है, आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसका जो यूनिट सेल का, तो इसमें आप जाएंगे एडिट में जा कर के एडिट डेटा और जाएंगे यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल में जितने भी इसमें आपका स्पेस ग्रुप होता है, 230 स्पेस ग्रुप होता है, सब यहाँ पर है 230 स्पेस ग्रुप। लेकिन हर एक स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटी है वो देती है, अलग अलग पे हम जा कर के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका ये है, तो इसमें C1 P1 पे यूनिट सेल आपका हेक्सागन है। C1 जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 और A भी 90 हो जाता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 है, और A भी डिफरेंट हो जाएगा और C तो वैक्यूम है ही यहाँ पे। लेकिन P1 पे क्या होता है, यहाँ पे A भी सेम है और C तो वैक्यूम है ही, और 90 120। तो यहाँ पर हम करेंगे तो इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा आपका रेक्टेंगल यूनिट सेल, और इसको आप सेव कर लेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट डाटा में जा कर के। आपका ये फ्रैक्शनल या जिसमें आपको सेव करना है उसमें सेव कर सकते हैं, तो सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कांटकार सेव हो गया। इसको हम जब हम वास्प किट यूज करना है तो हम इसमें पोस्टकार फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कांटकार फाइल को हम चेंज करके पोस्टकार फाइल में कॉपी कर लेंगे, और इसको जो चेंज होकर के आया है पोस्टकार, आप देख सकते हैं मोलिब्डेनम के 2 एटम हैं और सिलीनियम के 2 और टेलुरियम के 2 एटम यहाँ पर हैं। जब आपका हेक्सागन था तो उसमें 1 एटम थे, लेकिन ये मैट्रिक्स जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूनिट सेल का हेक्सागन टू रेक्टेंगल में, इसलिए नंबर ऑफ एटम इसमें बढ़ गए यहाँ पे। अब हम जाएंगे इसमें कि कैसे नैनो ट्यूब बनाना है। तो इसको हम पोस्टकार फाइल को हम ओपन करेंगे। तो नैनो ट्यूब हमें बनाना है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे कि हम उसको रोल कर पाए। तो रोल करने के लिए जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे आप जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट तो देखेंगे कि X है, Y है और Z है, Z में वैक्यूम है। तो हम Y में इंक्रीज कर देते हैं इसको और रोल कर देंगे X डायरेक्शन में। तो इसको हम Y में इसको इंक्रीज करेंगे तो कर देते, इसको 8 कर देते हैं और इसको यूनिट सेल में सेट कर देंगे। तो इसको हम जब इसको रोल करेंगे Y को X के डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब करेंगे तो एक बार जब क्लॉकवाइज करेंगे तो सिलीनियम में हो सकता है कि अंदर के साइड में हो, और एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो टेलुरियम इनर सर्कल में होगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अंदर साइड में क्या होगा, बेंडिंग ज़्यादा होगा और आउटर साइड वाले थोड़े से बॉन्ड लेंथ अलग होंगे। तो इसको हम सेव कर देंगे पोस्टकार में, जो पोस्टकार आपका है तो इसमें सेव कर देंगे। तो इसमें जब हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलिब्डेनम और ये दोनों हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम जाएंगे पोस्टकार का यूज करके नैनो ट्यूब बनाएगा। तो नैनो ट्यूब के लिए इसी में हम जाएंगे 08 वाले में,
तो 08 वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे नैनो ट्यूब जो बनाने का है ये 808 में है। तो 808 आप इंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका बहुत सारे डुप्लीकेट हैं तो उसको हम सेट कर लेते पहले। तो वास्पिट में एटम को अरेंज करने का ऑप्शन है कि जैसे आप इसमें देखेंगे पोस्कार वाले फाइल में तो MOSET बार बार रिपीटेशन है, तो इसको सब एटम को हम अरेंज कर ले एक जगह। मॉलिब्डेनम के सब जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे एक जगह कर ले, और टेलुरियम की एक जगह कर ले, और सेलेनियम की एक जगह कर ले। तो उसके लिए 107 इंटर करते हैं। 107 करते हैं तो हम यहाँ पर मॉलिब्डेनम को एक जगह होना चाहिए इस ऑर्डर में, सेलेनियम उसके बाद हो, तब टेलुरियम हो। तो यहाँ पर एक फाइल जनरेट होकर के आया ये जो उस ऑर्डर में करके दिया है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, अंडरस्कोर रिव्यू वाले को हम पोस्कार में कर लेंगे। तो आप इसको पोस्कार को जब आप देखेंगे तो आप इसमें ऑर्डर में है MOSET। अब इसके बाद हम जाएंगे 808 पर। अब 808 में हमें रोल करना है। हम क्या किए, इसमें वाई डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिए, तो इसको हमें रोल करना है तो एक्स में करेंगे, मीन्स ए डायरेक्शन में करेंगे। तो इसको हम इंटर कर देंगे 1। अब इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज में इसको फोल्ड करके दे देगा, आपका रोल करके दे देगा। तो 1 इंटर करेंगे तो आप ये इसमें देखना है तो वेस्टा में भी आप देख सकते हैं इसको, और ASC में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ASC में आपको देखना है तो इसको नैनो ट्यूब को यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बन करके दिया इसमें। तो ये आपका नैनो ट्यूब बना करके दे दिया। इसको आपको बढ़ाना है तो X डायरेक्शन में, इसमें Y डायरेक्शन में आपका क्या होगा, नैनो ट्यूब यहाँ पर बना करके देगा इसको। हाँ, इसमें जो नैनो ट्यूब बनेगा तो X में तो नहीं यहाँ पर बन रहा है, Z में यहाँ पर हो रहा है। तो Z में आपका नैनो ट्यूब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z में आपका नैनो ट्यूब यहाँ पर दिखेगा। इसको ऐसे करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इनर साइड में आपका टेलुरियम है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलेनियम अंदर साइड में हो जाएगा। तो दोनों के केस में प्रॉपर्टी आपकी चेंज आएगी, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर, डेस्कटॉप स्टेट, ये सब चीज़ें। कैसे इसमें बेडर चार्ज एनालिसिस करेंगे जब, तो अंदर वाले जो होंगे अलग चार्ज ट्रांसफ़र करेगा मॉलिब्डेनम टू टेलुरियम को, और बाहर को अलग करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेज आएंगे इसमें, और इस बैंड गैप जो होगा आपका प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाएगा। तो इसका हम मूव कर देते हैं नैनो ट्यूब को। जैसे इसको नैनो ट्यूब को हम फोल्ड किए यहाँ पे क्लॉकवाइज में, तो क्लॉक में से मूव कर दिए। फिर से हम 808 इंटर करते हैं और 1 और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। तो नया जनरेट होकर के आएगा आपका नैनो ट्यूब। वो इनर साइड में कुछ अलग आएगा, जैसे यहाँ पर सेलेनियम आ गया यहाँ पे। तो ये बॉन्ड बना देंगे और रोल करके आपका Z डायरेक्शन में आप इंक्रीज करेंगे तो आपका नैनो ट्यूब आपका दिखेगा। तो ये देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी मटेरियल का आप नैनो ट्यूब बना करके आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्टोरेज पे काम कर सकते हैं, फोटो कैटालिस्ट पे काम कर सकते हैं, इसमें HER वाटर स्प्लिटिंग जो होता है HER OER पे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे इसको अगर ओपन करना है वेस्टा में, तो वेस्टा में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं वेस्टा में इस टाइप से दिखेगा। और इसको अगर नैनो ट्यूब के आर्डर में देखना है तो यहाँ पर बाउंड्री में जा कर के आप इसको देख सकते हैं। और Z डायरेक्शन में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, -3 ले लें, और इधर आप ले सकते हैं 4 ले लें। तो जैसे अप्लाई करेंगे आपका नैनो ट्यूब दिखेगा ऐसे आपको। तो ये इस टाइप से आप नैनो ट्यूब बना करके आप कर सकते हैं। उसके बाद हम मॉडलिंग पे जाएंगे, क्वांटम डॉट। तो क्वांटम डॉट जो होता है
उसमें क्या करते हैं, क्वांटम डॉट में तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उसका वैक्यूम कर देंगे। तो क्वांटम डॉट का एक फ़ोल्डर हम बना लेंगे, QUANTUM क्वांटम डॉट। तो क्वांटम डॉट के लिए हम या तो आप इसमें 3D का भी क्वांटम डॉट बनाते हैं, 3D मटेरियल है तो उसका क्वांटम डॉट बना सकते हैं, 2D का क्वांटम डॉट बना सकते हैं, 1D का क्वांटम डॉट बना सकते हैं। तो किसी का भी क्वांटम डॉट, जैसे हम यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पे MOSETE ले लिए हैं जो सेम रिलैक्स करा करके। तो उसका लेटेस्ट पैरामीटर यहाँ पर 3.43 है, तो उसका ले लेंगे MOS इसका। तो ये आपका मोनो लेयर है, तो आपका 2D में हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, क्वांटम डॉट। इसको बनाने के लिए हमें इसका पोस्टकार फॉर्मेट में, इसका फाइल पोस्टकार में होना चाहिए, तो कांटकार को हम पोस्टकार में कॉपी कर लेंगे। तो आपका पोस्टकार यहाँ पर हो गया, तो पोस्टकार आपका है। तो अब जाएंगे वास्पिक में, फिर हम तो इसमें 08 इंटर करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं 807 जब इंटर करेंगे तो 2D का क्वांटम डॉट बना करके देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 807। तो अब जो क्वांटम डॉट बनाना है तो उसका हमें ओरिजिन कहाँ पर रखना है, तो ओरिजिन रखने के लिए मान लीजिए 00 हम 0 पर ही रख रहे हैं। और इसमें हम जब क्वांटम डॉट बनाएंगे उसका तो रेडियस कुछ होना चाहिए। तो रेडियस जो हमारा है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका 12 एंगस्ट्रॉम, 13 एंगस्ट्रॉम, तो 12 ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 10 एग्जाम्पल में दिया है, 10 ले सकते हैं। तो 12.0 आप लिखेंगे रेडियस। तो आपका यहाँ पे नैनो आपका जो है नैनो स्ट्रक्चर बन कर के आ गया, मीन्स क्वांटम डॉट बन कर के आ गया। तो इसको हम देखेंगे अगर, तो आपका स्ट्रक्चर में देखिए मॉलिब्डेनम के 44 एटम हैं, सेलेनियम के 44 और टेलेरियम के 44 यहाँ पर हैं। तो इसको अगर आप वेस्टा में खोलना चाहते हैं, वेस्टा में या ऐसी किसी में भी आप इसको देख सकते हैं। तो वेस्टा में मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा इसका, वेस्टा और 3 पॉइंट और वेस्टा हो जाएगा नैनो ट्यूब। आप नैनो स्ट्रक्चर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये स्ट्रक्चर है MOSETE का, इसमें जेड डायरेक्शन में भी वैक्यूम है और आपका एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी। तो तीनों डायरेक्शन में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मोशन को, किसी भी डायरेक्शन में नहीं तो उसमें इंटरेक्शन होगा। तो ये क्वांटम डॉट बन गया। तो किसी भी मटेरियल का आप 3D का बनाना है तो 806 इंटर करेंगे, 2D का बनाना है, 1D का बनाना है, सभी का आप बना सकते हैं ईजिली। तो वास्पिक आप अपने लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर में आप खुद ही इंस्टॉल कर लीजिए अपने लॉगिन में और आप ये बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बातें करेंगे कि जो 2D मटेरियल है, जो एक साथ कोई भी 2D मटेरियल पे आप काम करना चाहते हैं तो मॉडलिंग करने में थोड़ा कभी कभी किसी को दिक्कत होती है, नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ वेबसाइट है जहाँ से आप 2D मटेरियल आप ले सकते हैं। कोई भी 2D मटेरियल आप वहाँ पर सर्च करेंगे, जो भी अवेलेबल होगा। आप कुछ हो सकता है कि रिसेंटली जो आपका एक्सपेरिमेंटली या थेरेटिकली प्रिडिक्ट किए हैं वो नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको हम MOSETE का दिखाए हैं तो उसका MOSETE का जो 2H स्ट्रक्चर है हेक्सागन, उसका लेटेस्ट पैरामीटर यहाँ पर कितना है, 3.41 है। तो हमारे के केस में 3.43 आया था। तो ये लिटरेचर से जो पब्लिश्ड पेपर है उससे मैच हो रहा है, जो हम यहाँ पर MOSETE का मैच कराए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 3.43 है, जो लिटरेचर में आपका डेटा है 3.41 है। तो 0.02 का डिफरेंस है। तो उसको अगर आप अच्छे से हाईयर के पॉइंट पे आप रिलैक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, अच्छे से आपका लेटेस्ट पैरामीटर दे देगा। और अलग अलग सूडो पोटेंशियल पे क्या होगा, उसका अलग अलग बिहेवियर, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो
2D अगर मटेरियल डेटा 2D मटेरियल के बारे में अगर हम बातें कर रहे थे, तो जैसे 2D मटेरियल को हमें देखना है, 2D मटेरियल डेटाबेस यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे इंटर करेंगे तो 2 वेबसाइट है जहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटेशनल 2D मटेरियल डेटाबेस एक है यहाँ पे, तो एक इस साइट पे जा सकते हैं, दूसरा ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों वेबसाइट पे बहुत सारे मटेरियल हैं 2D। जैसे यहाँ पर ब्राउज डेटा पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला उसका डालना है। जैसे आप MOSET का स्ट्रक्चर चाहिए तो उसको यहाँ पर नाम लिख करके इसको सर्च करेंगे, तो इससे रिलेटेड आपको MOSET का जो होगा उसका फार्मेशन एनर्जी क्या होगा, एनर्जी पर एटम कितना है और हीट ऑफ फार्मेशन कितना है, बैंड गैप PV के थ्रू है, मैग्नेटिक है कि नहीं, स्पेस ग्रुप उसका क्या है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे जब, तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। जैसे इसका कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे मैंने रिलैक्स करके आपको दिखाया उस टाइप का ही जो ये आपका हेक्सागन दिख रहा है यहाँ पे, उसमें 3 आपका SC के हैं और 3 मोलिब्डेनम के हैं। लेकिन इसका दूसरे साइड में आप जब जाएंगे तो उसमें क्या है, नीचे के T एटम है तो वो भी MO के साथ में हेक्सागन ही बना रहा है। तो ये तो 4 का रिपीटेशन है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं 1 में, तो आपका ये 1 हो गया। और इसको XYZ कोऑर्डिनेट में आपको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से CIF में कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, कन्वेक्शनल हॉल फोनान यहाँ पर कैसा इसका है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप कैसा है, अलग अलग सूडो पोटेंशियल से PV के साथ में कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो HSC से है, GW से कितना इसका बैंड गैप आएगा, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट को हम लिंक में भी वीडियो में आपको दे देंगे, और आपका यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें भी हम दे देंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप इस लिंक पे जा सकते हैं। और दूसरा जो वेबसाइट है ये वाले से भी आप कोई भी मटेरियल को देख सकते हैं। जैसे आप MO और S2 का देखते हैं, स्टैंडर्ड जो MOS2 का होता है, तो ये दोनों पे आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड आपके जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं वो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो MO के 1 हो गया और S का तो 2 एलिमेंट हो गया, कितने एटम यूनिट सेल में है, उसका स्पेस ग्रुप क्या है, बैंड गैप क्या होता है इसका, और मैग्नेटिक है कि नहीं, और ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इस वाले पर अगर जाते हैं, क्योंकि MOS2 का बैंड गैप है 1.5 से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 के अप्रॉक्सीमेट। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है MOS2 हेक्सागन अरेंजमेंट है, उसका यूनिट सेल हेक्सागन है जो हम आपको बना करके दिखाए हैं। तो बना भी सकते हैं, ईजी है। और यहाँ पे आप ये 3x3 का यूनिट सेल अभी रिपीटेशन में दिखा रहे हैं, इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 1x1 में। तो आपको डाउनलोड करना है, अगर 1x1 यूनिट सेल देखना है तो यहाँ से इसको आप जाएंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, CIF, XSF और XYZ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों वेबसाइट पे बहुत सारे 2D मटेरियल या कुछ अलग 3D भी पड़े हुए हैं। तो जो भी आपको मटेरियल लेना है, जिस पे काम करना है, तो उस मटेरियल को आप ले सकते हैं। यहाँ भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो मटेरियल यहाँ पर इस पर है वो उसके डायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं है, और उसका वाइब्रेशन कैसे होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसमें तो आपका दिखेगा यहाँ पे कैसे कैसे वाइब्रेशन होता है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन इस साइट पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आप मटेरियल को उठा सकते हैं, और जिस फील्ड में आपको एप्लीकेशन में काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपको जिस फील्ड में काम करना है अगर उसमें वीडियो आपको चाहिए तो आप उस कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।